नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, महामारी के बीच महंगाई की मार आम जनता पर है। ऐसे दौर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगी सब्जी ने रसोई का बजट तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, आम आदमी का जायका भी खराब कर दिया है। आलू 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं। लौकी और तोरी के भी यही हाल है, 15 रुपए प्रति किलो के पार इनके भाव चले गए हैं। तो इस महामारी के बीच महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसकी आय प्रभावित नहीं हुई हो। बढ़ती महंगाई के चलते घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की नींद उड़ा दी है। इसमें सब्जियां भी शामिल हैं। सब्जियों में आलू, टमाटर, लौकी, तोरई के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलू जहां 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, टमाटर के रेट 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं और 10 रुपए किलो में मिलने वाली जो लौकी है उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनकी दुकानदारी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसी कोई सब्जी नहीं बची है जिसके दाम नहीं बढ़े हैं, चाहे करेले हो, चाहे बैंगन हो, चाहे बाकी की चीजें हो। तो राजधानी चंडीगढ़ की सब्जी मंडियों में भी महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और महामारी के बीच महंगी सब्जी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने इसका जायजा लिया। सब्जी मंडी में किस तरह के हालात दिखाई दिए, आप भी देखिए। कोरोना की आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम इंसान पर आर्थिक मार लगातार पड़ रही है और इस बार आर्थिक मार पड़ रही है बरसती इस बारिश यानी कि खराब मौसम की वजह से। आर्थिक तंगी की मार ये है कि किचन पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। खराब मौसम के चलते जो है वो सब्जी मंडी और सब्जी के जो विक्रेता हैं उनके काम पर भी असर पड़ा है और साथ ही साथ असर पड़ा है आम आदमी के किचन पर, उसकी जेब पर। ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं जो सब्जियां पहाड़ों से आती हैं या फिर हिमाचल या बाकी चीज़ों से बाकी जगहों से आती हैं, वहाँ पर लॉकडाउन के चलते उतनी सप्लाई भी नहीं आ रही और साथ ही साथ जो बारिश हो रही है जिसके चलते रास्ते भी अवरुद्ध हैं कई जगहों पर, वहाँ पर भी जो है इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ सेक्टर 11 पंचकूला में ये एक सब्जी की दुकान लगाते हैं भाई साहब। सब्जी के दामों की बात करूं, पिछले हफ्ते और आज के दिन में कितना असर जो है देखने को मिला? क्या बढ़े हैं दाम या कम हुए? डबल का रेट डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस रेट है आज से एक हफ्ता पीछे वाली रेट में और आज के रेट में। अगर जैसे मैं मटर के दाम की बात करूं, मटर पिछले हफ्ते क्या था और आज के हफ्ते में? पिछले हफ्ते 80 रुपये किलो था और आज का रेट 140 रुपये किलो है। और अगर बात करूं मैं लौकी की, तो लौकी पिछले हफ्ते क्या थी? पिछले हफ्ते 20 रुपये किलो थी, आज के रेट में 40 रुपये किलो है। ये मंडी का रेट आप बता रहे हैं? मंडी का रेट। और गोभी क्या आज के दिन में चल रहा है? 50 रुपये किलो। और पिछले हफ्ते क्या था? पिछले हफ्ते 20 से 25 रुपये किलो के बीच में। टमाटर की अगर मैं बात करूं तो टमाटर पिछले हफ्ते के करीब 20 और 30 रुपये के करीब था और आज के दिन कितने में? 50 और 60 का रेट चल जो रहा है। प्याज आ रहा है अमूमन उसकी क्वालिटी कैसी है? प्याज अच्छा है या खराब है, पर उसका दाम क्या है? पिछले हफ्ते क्या था और आज क्या है? जो प्याज कम से कम रेट का है वो 1100 रुपये का रेट का है, जो ऊपर का रेट है 1600 रुपये का रेट और है। पिछले हफ्ते कितना था इसका? प्याज का तकरीबन 19-20 का यही चल रहा है। और भिंडी की अगर मैं बात करूं तो? डबल रेट है सर, पिछले हफ्ते 20 और 30 के बीच में था किलो, आज के डेट में 50 और 60 के बीच में है किलो। अब कस्टमर आता है आपसे मांगता है तो क्या रेट्स को लेकर क्या बहसता है कि पिछले हफ्ते तो ये 15 रुपए की चीज़ थी, आज आप 25 की लगा रहे हो, 30 की लगा रहे हो? जी बहसते हैं, सारे कस्टमर बहस रहे हैं। दुकानदारी इस टाइम कुछ हो नहीं रही है महंगाई के कारण, इसलिए कस्टमर आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। तो ये आलम जो है अमूमन हर सब्जी दुकानदार का है, चाहे आप ठेले पे चले जाइए, चाहे सब्जी मंडी चले जाइए। सब्जी मंडी के दाम जो है भाई साहब ने बताए हैं, यानी कि अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो तकरीबन 15 से 20 रुपए का फ़र्क जो है वो आपको हर सब्जी में एक हफ्ते के दौरान जो है वो दिखाई देने को मिल रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे टमाटर हो, प्याज की क्वालिटी जो है, क्योंकि प्याज जो है
वो अमूमन सप्लाई रहती है, उसकी आपूर्ति होती है। तो बारिश की वजह से एक तो गला सड़ा आ रहा है, लेकिन लोगों की मजबूरी यह है कि लेना पड़ रहा है। और दाम जो है, जो कि पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 रुपए थे, अब जो है वो 30 रुपए के करीब जो है प्याज मंडी में है। लेकिन बाहरी दुकानों की बात करें, क्योंकि ये लोग बाहरी अलग अलग सेक्टर्स में लाते हैं, चंडीगढ़ से अलग अलग सेक्टर्स में लाते हैं, तो ऐसे में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनको गाड़ी से जाना पड़ता है, तेल लगता है, तमाम तरह की फीसिस रहती हैं, टैक्सेस होते हैं गाड़ियों के। तो तमाम चीज़ें लगाने के बाद जो है उसमें आप 5 रुपए की वृद्धि और रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर जब सब्जी बिकेगी तो मंडी के रेट से 5 रुपए इजाफा जो है उसका देखने को मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सब्जियां जो हैं वो किचन से दूर होती जा रही हैं। ना केवल मौसम की मार, बल्कि कोविड-19 की मार भी लगातार आम आदमी की जेब पर पड़ती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो चलिए, महंगाई के बाद अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज की कोरोना की क्या कुछ अपडेट है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने सबको डराया हुआ है। प्रदेश में लगातार आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं। सोमवार को 694 केस सामने आए हैं और कल कोरोना के 6 मरीजों की मौत सुबह में हुई थी। अब तक 26,858 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में 355 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, 6,277 एक्टिव केस हैं। कल गुरुग्राम में 109 नए केस सामने आए थे और फरीदाबाद में भी कल 103 नए मामले दर्ज किए गए थे। उधर सोनीपत में 98 नए केस दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट जो है 75% से ज्यादा है, यानी कि 75.31% है। लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 22 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। 6,315 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी हालांकि बाकी है। सबकी निगाहें, सबकी नजरें हैं, लेकिन दहशत का माहौल कोरोना से लगातार नजर आ रहा है। तो वहीं भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों का लगातार कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अब तक 150 कर्मचारियों का कोरोना का टेस्ट हो चुका है। अभी तक कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। रोजाना विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। इसे देखते हुए सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। 3 बार पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया जा चुका है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक कर्मचारियों अधिकारियों का कोविड-19 का जो टेस्ट है वो कार्यालय में ही हो रहा है। रोजाना 40 से 50 कर्मचारियों का टेस्ट किया जा रहा है। सभी पक्के आउटसोर्सिंग के आधार पर लगे कर्मचारी सब इसमें शामिल हैं। जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा है सबके टेस्ट हो रहे हैं। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों का लगातार कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए विभिन्न सरकारी महकमे पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, अगर यहाँ पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और स्वास्थ्य महकमे की टीम लगातार जो है पहले पंजीकरण करती है और उसके बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में तमाम ये कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर जो है उनका कोरोना टेस्ट करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, कतारों में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। आपसे बात करूंगा मैं। जी सर। किस मकसद से, किस पर्पज से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या बताया गया आपको? हमारा पर्पज जी कोरोना का टेस्ट चल रहा है, उसकी जांच करवाएंगे। भी किसी कर्मचारी कोरोना है या नहीं है उसकी जांच हेतु जो है ना लैंड में खड़े हैं। जी सर, जी सर। चलो आपसे बात करूँगा। इस तरह से ऑफिस में आकर ही जो है सैंपलिंग की जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल में जाके करवाएंगे तो और मतलब संक्रमण का भी खतरा रहता है और दूसरा वैसे भी भीड़ में दिक्कत होगी, मतलब अच्छा लगता है। लाइनों में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल धक्के नहीं खाने। सर, यहाँ पर जो है टीम पहुँची है और टीम लगातार जो है सैंपलिंग कर रही है। कर्मचारियों की अगर बात करें, किस तरह से कर्मचारियों की सैंपलिंग ली जाती है? आज सैंपलिंग का हमारा 4th डे है। डेली यहाँ पे 50 केस चेक करवा रहे हैं हम लोग और अभी तक हमारे बोर्ड में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। सभी नेगेटिव हैं, उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी। हम डेली प्रयास के जब तक पूरा बोर्ड कवर नहीं होगा हमारा, हम करवाएंगे इसको। 150 से ज़्यादा कर्मचारियों के कोरोना सैंपलिंग हो चुकी है, टेस्ट सैंपलिंग हो चुकी है और सुखद पहलू ये है कि अभी तक एक भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव नहीं आई, अभी तक एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया। और भी लोग, मैडम आपसे बात करूँगा, यहाँ पर जो है सैंपलिंग के लिए खड़े हो आप? कोई दिक्कत किसी तरह की? कोई दिक्कत वैसे रूटीन चेकअप करवाया जाए? वैसे ही रूटीन चेकअप करवाया। जाहिर तौर पर तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है यहाँ पर
जो लोग कतारों में खड़े हैं उन लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और जो टीम है यहाँ पर लगातार वो भी मुस्तैद दिखाई देती है। मैडम आपसे बात करूँ की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर कितनी सैंपलिंग की जा चुकी है, प्रतिदिन कितने सैंपल लिए जाते हैं? सर यहाँ पे 50 से 100 के बीच डेली सैंपल लिए जाते हैं। अपने कोरोना के बचाव के लिए यहाँ का स्टाफ कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए लगातार बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और वो संक्रमित से बचने के कारण भी अपने टेस्ट करवा रहा है। टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से है? हाँ जी, GH भिवानी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट। अभी तक कितने सैंपल लिए जा चुके हैं, प्रतिदिन कितनी सैंपलिंग की जाती है? सर 150 के लगभग टेस्ट हो चुके हैं, एक दिन के 70 और 80 के बीच की प्रतिदिन इस तरह से हाँ जी। सैंपलिंग की जाती है। एक अहम बात और क्या इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी या हेल्थ डिपार्टमेंट खुद आया यहाँ चल के? सर अगर रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, कोई संक्रमित होता है उस पे भी आते हैं और इनको सलाह भी दी जाती है, अगर कोई इच्छुक हो तो वो अपना करवा सकता है। आपका नाम? मंजू, लैब टेक्नीशियन। टीम इंचार्ज है हमारी मोनिका, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका। जाहिर तौर पर 4 सदस्यों की ये टीम लगातार इस तरह से सैंपलिंग करी है। 150 लोगों की सैंपलिंग अभी तक 3 रोज की अगर बात करें, 3 दिन में 150 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। और सुखद पहलू जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि अभी तक एक भी केस ऐसा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि ऐसा बड़ा कार्यालय जहाँ पर हज़ारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं या फिर चंडीगढ़ की बात करूं, यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे लगातार बरकरार रहते हैं। लेकिन इस बीच विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक और पहल की गई थी। कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए इस तरह से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। बिना हाथ लगाए यहाँ पर जो है हाथों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसके अलावा ये मशीन जो है यहाँ पर लगाई गई थी, इस मशीन के जरिए जो है जितने भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे बाकायदा सैनिटाइज होकर के इसके अंदर से आएंगे। आप देख पाएंगे तस्वीरों में। तो ये इस तरह की कवायद है जिस कवायद के चलते विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अभी तक फिलहाल कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। जी, और भी हम अपने बोर्ड को वीक में 3 बार जी बताइए। सैनिटाइज करवाते हैं। जी बताएं। हमारा बोर्ड का ऑफिस एक सप्ताह में सैनिटाइज 3 बार करते हैं हम लोग। इन छोड़ के सैनिटाइज पूरी बिल्डिंग करवाते हैं, एक एक कोना करवाते हैं, मेज कुर्सी सभी, ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। सर आपका नाम? अश्विनी बत्रा, सिक्योरिटी ऑफिसर। जी, अश्विनी बत्रा जी सिक्योरिटी ऑफिसर एक अहम बात बता रहे थे कि सप्ताह में 3 बार इस पूरे परिसर को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाता है। तो जाहिर तौर पर कार्यालय भी लगते रहे, लोग भी आते रहे, लोगों को कोई किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए, इसके मद्देनज़र इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई का यही नतीजा है कि यहाँ पर अभी तक एक भी केस ऐसा कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव नहीं आ पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को 4 बजे बैठक का समय तय किया गया है। विधायक नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का स्वागत भी करेंगे। विधायक दल की बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी। सभी विधायकों के साथ कई मुद्दों को लेकर के, सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर के भी चर्चा होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आज बैठकों का दौर चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। शाम को एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक है, दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे से भी बैठक की खबर है। तो आज बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी विधायक दल की बैठक, तमाम विधायक यहां पर मौजूद होंगे। एक और बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, जहां पर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक है। कांग्रेस विधायकों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चर्चा करेंगे, बड़ौदा उपचुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगे। राजनीतिक हालातों के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर शाम को 4 बजे यह बैठक रखी गई है। तो एक तरफ बीजेपी के खेमे में भी विधायकों की बैठक, दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भी विधायकों की बैठक है और शाम को 4 बजे का समय तय किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर बैठक होगी, हुड्डा मौजूद होंगे और तमाम विधायकों से चर्चा भी करेंगे। उधर सांसद अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाना गलत है। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र को रोहतक की जनता ने हराया था। उन्होंने कहा कि आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा ने राजस्थान के सियासी संकट पर बोलते हुए बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि रोहतक में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। इसी पर अरविंद शर्मा पलटवार कर रहे थे। जहाँ तक बात है, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र और संविधान
वो तो तोड़ते मरोड़ते हुए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके नकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखती है, और उसके लिए हमें राजस्थान भी जाने की जरूरत नहीं। जो सत्ता का दुरुपयोग हमने तो स्वयं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी देखा था कि सत्ता का दुरुपयोग करने में, सरकारी मशीनरी का, तंत्र का, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। ये नकारात्मक राजनीति है, ये नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, हमारी सरकार वहाँ पूर्णतः मजबूत है, कोई संकट नहीं है आने वाले दिनों में। वो बात अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, और अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस किसी और का नाम ले, आपने देखा उनकी अपनी लड़ाई है। वो एमएलए गए हुए तो बीजेपी ने थोड़ी कुछ किया है। वो 18-19 एमएलए कांग्रेस से निकल करके गए हैं, वो क्यों गए हैं? उनके काम करने की जो वो है तरीका है, उसको उनको पसंद नहीं था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी, विकास के काम नहीं हो रहे थे उनके हल्कों में, तो उनका अपना अंदरूनी बात। रोहतक में भी क्या है, मेरे को हरियाणा में भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। रोहतक में तो भाई एक बात सुनो, रोहतक का चुनाव जितना साफ सुथरा चुनाव रोहतक का हुआ मेरे ख्याल देश में कहीं नहीं हुआ। और लोगों ने एकजुट होकर के, 36 बरादरी ने एकजुट होकर के ये बात की। अगर कोई ऐसी बात करता है कि रोहतक के चुनाव में कोई ऐसी बात हुई है, तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा आरोप, झूठा आरोप इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव जनता ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके दिया है। उधर गुरुग्राम से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत का ये मामला है। इसी से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। युवती के पायलट दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। युवती की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। पेशे से पायलट है आरोपी डेजल शर्मा जो कि पायलट है, उस पर आरोप लगे हैं और मुकदमा दर्ज हुआ है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर है। एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि देर रात को 25 साल की पैंगला नाम की युवती ने 5वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या की थी। युवती देर शाम को सेक्टर 65 के बेस्टैक के डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 501 में दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एयर होस्टेस के आत्महत्या मामले में पुलिस ने युवती के पायलट दोस्त के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, युवती के दोस्त के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। युवती का दोस्त जो है वो पायलट है, दरअसल उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती की बहन ने यह आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तो डेजल शर्मा नाम का ये पायलट है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अपनी दोस्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा इसके खिलाफ। दरअसल एयर होस्टेस के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसी की जांच अब पुलिस की ओर से की जा रही है और इस एयर होस्टेस की बहन की शिकायत पर, मृतका एयर होस्टेस की बहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी राज वर्मा जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त? बिल्कुल जो दोस्त है एयर होस्टेस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और डेजल शर्मा भी पायलट है। यही तो उनकी दोस्ती हुई थी और कल जो जानकारी मिली है, क्योंकि ये एयर होस्टेस DLF फेज 3 में रहती थी और सबसे पैसे स्थित अपार्टमेंट में ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। लेकिन कल अचानक संदिग्ध हालतों में 5वीं मंजिल से नीचे गिरी है। जो जानकारी मिली है, परिवार ने आरोप, जो परिवार के लोग हैं उनका आरोप है कि जो इस पूरी आत्महत्या के इस मामले में उकसाने का मामला डेजल शर्मा के ऊपर दर्ज किया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, लेकिन राज, अब इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर ये जो मृतका का एक दोस्त है, पायलट है, वो सवालों के घेरे में है। कैसे आखिरकार जो है युवती ने आत्महत्या की थी, किन परिस्थितियों में की थी? देखिए, जो लोग वहां मौजूद थे उनके मुताबिक एयर होस्टेस ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। असल कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन डेजल शर्मा जो कि दोस्त है, पायलट भी है पेशे से इस एयर होस्टेस का, उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। क्या बातचीत हुई थी, क्या कारण रहे जिनके चलते इस एयर होस्टेस ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, तो ये सभी ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है और डेजल शर्मा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए तो